मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामने आपके यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला शुरू की है। और आज हमारा पहला जो टेस्ट है वो हिस्ट्री का है। इसमें 150 प्रश्न आपको मिलेंगे। संस्कृति आईएएस के द्वारा आयोजित कराए गए जो भी टेस्ट सीरीज़ थी उसकी ये जो है पीडीएफ है आपके सामने। और कुछ मुख्य बातें आपको बता दूं, जैसे कि एक पेपर जो होता है दोस्तों उसमें 150 प्रश्न होते हैं। हालांकि ये जो हम आज डिस्कस करेंगे इसमें 150 प्रश्न एक ही विषय के होंगे, ठीक है। लेकिन सिलेबस आपको पता होगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 150 प्रश्न आते हैं जीएस में, ठीक है। तो जीएस में 150 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें केवल हिस्ट्री के ही प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप निगेटिव मार्किंग के बारे में न जानते हो तो वो देख लें कि निगेटिव मार्किंग जो है गलत उत्तर में लगता है, ठीक है। तो 1/3 लगता है। कितना लगता है? 1/3 लगता है। तो ये बेसिक बातें। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो जो हमारा है अगर यूपीपीसीएस के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिस्ट्री विषय आता है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन ग्रुप डी या कोई भी वैकेंसी हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे बीडीओ की हो, चाहे आरओ या आरओ की हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त न लेते हुए आते हैं अपने क्लास पर। तो देखिए, चलिए प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्न का व्याख्या भी करेंगे। पहला देखिए प्रश्न है, भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन सी थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी पूछा दोस्तों। तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन है? फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। तो फ्री प्रेस ऑफ इंडिया सही है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम दोस्तों उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? देखिए 4 ऑप्शन है, फौजी अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, या सैयद उल अखबार, या सादिक उल अखबार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उर्दू अखबार। तो जो आपका दिल्ली उर्दू अखबार था दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था और इसके संपादक थे मौलवी मोहम्मद बाकर थे, ठीक है। और अगर बात करें कि जो आपका उर्दू का जो पहला अखबार था उत्तर प्रदेश से अगर कोई मतलब कि जो निकलता था वो था सरदल अखबार, ठीक है, 1846 में आया था। और उर्दू के कुछ और अखबार थे, जैसे कि 1822 में जामे जहानुमा था जो कि कलकत्ता से निकला था, ठीक है। उर्दू का पहला अखबार यही था और इसके संपादक थे सदा सुखलाल जो कि यूपी के ही थे, मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे, ठीक है। तो जामे जहानुमा के बाद जो है अगर कोई पहला अखबार आया था तो दिल्ली उर्दू अखबार आया था। तो जो दिल्ली उर्दू अखबार आया था दोस्तों, चूँकि ऑप्शन में यही है, ठीक है, तो दिल्ली उर्दू अखबार को हमने सेलेक्ट किया है। वैसे देखा जाए तो पहला अखबार था जामे जहानुमा, ठीक है, लेकिन वो ना कभी ऑप्शन में आता है और आयोग भी जो है जो हमारा दिल्ली उर्दू अखबार है इसी को जो है भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र मानता है। हालांकि प्रथम ये है नहीं, प्रथम है कौन सा? जामे जहानुमा, ठीक है। 1822 में जो है जामे जहानुमा आया था, ठीक है। और उसके संस्थापक कौन थे? सदा सुखलाल थे। तो ये दोनों बातें याद रखिए, अगर ऑप्शन में वो ना हो तो आप दिल्ली उर्दू अखबार को ऑप्शन सही करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था? आरंभिक नारा व्यापार और भूभाग, केवल भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 1599 ईस्वी में व्यापारियों के समूह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का चार्टर प्राप्त हुआ था। इनको कितने साल का मिला था? 15 साल का व्यापार करने का चार्टर मिला था। तो शुरुआत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र लक्ष्य क्या था? व्यापार और व्यापारिक लाभ कमाना, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय तथा जेम्स द्वितीय द्वारा जो भी विशेषाधिकार दिए गए थे, ठीक है, उससे कंपनियां अपनी नीतियां
बदलने लगी। ठीक है, अब एक शांतिपूर्ण व्यापारिक संस्था राज्य के लिए इच्छुक शक्ति में परिवर्तित होने लग गई थी। तो जो उनका शुरुआती में जो था वो व्यापार था, वो भूभाग नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में जो है जब उनके पास शक्तियाँ आने लगी तो वो जो है उनकी जो है व्यापारी जो संस्था थी वो राज्य विस्तार भी करना शुरू कर दी। तो वो तो लेकिन बाद की बात थी, लेकिन प्रारंभिक जो उनका जो वो था, उनका जो लक्ष्य था या उनका सपना था वो भूभाग नहीं व्यापार। तो शुरुआत में उन्होंने व्यापार पर ही फोकस किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में सही नहीं है? दोस्तों पूछा सही नहीं है और नहीं है तो हाईलाइट भी किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, इसमें 11 उपबंध थे। ठीक है, तो 11 उपबंध थे जो आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो 11 उपबंध रहे होंगे। अगला देखिए, इस संधि से मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। ठीक है, ये भी बात सही है। तो पहला दूसरा तो सही है। अगला है, इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया। तो दोस्तों ये भी सही है। अगला है डी है कि युद्ध के हर्जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेज़ों को देने हेतु सहमत हुआ था। तो दोस्तों ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है, इसलिए आपका जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? दोस्तों बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो एलिजा इम्पे थे। और ये जो है दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये नाम नहीं आपको मिलेगा, एलिजा इम्पे का नाम उसमें नहीं दिया गया है, केवल उसमें गठन की बात कही गई है। हिस्ट्री की बुक में ये मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 6। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए राजा रवि वर्मा रचनाकार का नाम है और इनकी रचना है रावण विजयम। दूसरा है चित्री आह सूरी बाल व्याकरणम और गोपाल कृष्ण पटनायक है कथा मंजरी। ठीक है, तो ये इनकी रचनाओं के नाम लिखे, जबकि चंद्रशेखर की रचना हमीरहट्ट नहीं है। हमीरहट्ट की रचना चंद्रशेखर ने नहीं की थी। तो ये किसने की थी? तो ये की थी नयन चंद्र सूरी ने। किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की थी हमीरहट्ट की रचना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर देखिए। 7वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो नील विद्रोह जो हुआ था 1865 में बंगाल में, उसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो देखिए सूर्यनाथ बनर्जी का नाम है, राधाकांत देव का नाम है, शिशिर कुमार घोष का नाम है और बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम है। ठीक है, तो जो बंगाल में हुआ था इसमें क्या पूछा गया है, किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी नील विद्रोह में? तो शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। बंगाल में 1865 ईस्वी के आसपास नील विद्रोह हुआ था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नदिया ज़िले से हुई थी। नदिया ज़िले में गोविंदपुर गांव था, वहाँ से हुई थी। नील उत्पादक 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हुए। ठीक है, और नील आंदोलन में बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता शिशिर कुमार घोष का। इस आंदोलन का जो प्रचार था वो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखे गए नाटक नील दर्पण से हुआ है। ठीक है, तो नील दर्पण के लेखक का नाम पूछा जाता है कौन है? तो दीनबंधु मित्र। और इन्होंने नील दर्पण में इसी नील विद्रोह का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, लेकिन शिशिर कुमार घोष प्रमुख बुद्धिजीवी थे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, और हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिचंद मुखर्जी।
इन्होंने इस आंदोलन में काफ़ी जो है काम किया था। ठीक है, तो इसमें जो हम नाम देख रहे हैं, ना इसमें जो है दीनबंधु मित्र का नाम है, ना ही हरिशन मुखर्जी जी का नाम है, केवल शिशिर कुमार घोष का नाम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। तो 1865 में जो बंगाल में नील आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, उसके प्रमुख नेता थे शिशिर कुमार घोष। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ठीक है, तो ये प्रश्न है। और एम.एन. जोशी, S.A. डांगे, M.N. राय या सिंगारवेलु चेट्टियार? तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सिंगारवेलु चेट्टियार। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में M.N. राय तथा ताशकंद में रहने वाले कुछ भारतीयों, ठीक है, ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना M.N. राय तथा ताशकंद में रहने वाले कुछ लोगों ने की थी। 1924 ईस्वी में भारत में कानपुर षड्यंत्र के मुकदमे का अंत होते ही सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की और दिसंबर 1925 में कानपुर में एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाया गया जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया और उसके अध्यक्ष कौन बने? सिंगारवेलु चेट्टियार बनाए गए। तो इस तरह से दोस्तों सिंगारवेलु चेट्टियार, जो कि जब आपका कानपुर में ये बना, ठीक है, कानपुर में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तब इसके अध्यक्ष बने सिंगारवेलु चेट्टियार। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हिंदी में लेकर के आता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जब 1920 में हुई थी, तब इसको कौन बनाया था? तो M.N. राय ने बनाया था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में यहाँ पे चूँकि लिखा हुआ है और कानपुर का भी नाम लिखा हुआ है, तो कानपुर में साफ साफ आधा आंसर इन्होंने खुद क्लियर कर दिया है। तो इसका सिंगारवेलु चेट्टियार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है आपके सामने, पढ़ें इसे। तो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना G.K. गोखले ने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो देखिए कुछ सोसाइटीज़ के नाम हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इंडियन फेडरेशन और भारतीय ज़मींदारी एसोसिएशन। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और ऑप्शन नंबर 20 है, ये बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, कई बार ये आ चुका है। जब मैं कहूँ लोकप्रिय प्रश्न है, समझ जाइए कि बहुत बार बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन में पूछा गया है और कभी भी दोबारा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो G.K. गोखले जो थे दोस्तों, ये महागोविंद रानाडे के अनुयायी थे, या यूँ कहें कि महागोविंद रानाडे, M.G. रानाडे इनके गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो ये क्रम भी याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में कोल्हापुर के, ठीक है, कोल्हापुर में हुआ था एक ब्राह्मण के घर में। और रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बनाए गए थे गोखले। ठीक है, तो अब देखिए अगर बात आए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी इनके जो गुरु थे महागोविंद रानाडे, M.G. रानाडे जो थे, उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। लेकिन ये गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, दो सूचियां दी हुई हैं, एक तरफ गवर्नर जनरल्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके समय में जो मुख्य कार्य हुए थे उसके बारे में दिया गया है और मिलान करने के लिए पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? कूट के द्वारा सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इनका हमें मिलान करना है और ये देखिए कूट यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा जो है इसका सही मिलान हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें से देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग देखिए, अब देखिए इनके समय में क्या हुआ था,
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक देखिए इनके सहयोगी कौन थे भारत में, जो राय साहब थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय, और उन्होंने इनके सहयोग से क्या किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ए से 3 मैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये लॉर्ड डलहौजी का नाम आ रहा है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, व्यक्तिगत सिद्धांत किया था दोस्तों, व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था, 1905 में किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, कब किया था, 1905 में। यानी जो आपका बांग्लादेश का एरिया है, जो असम का एरिया है, और जो आपका पश्चिम बंगाल का एरिया है, उनको जो है हिंदू मुस्लिम आबादी के अनुसार बांटने का काम 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। अब एक ऑप्शन बचा दोस्तों, लॉर्ड रिपन। अब ये कॉमन सेंस की बात है, तो ये जो है सीधी सी बात है, स्थानीय स्वशासन की बात यहाँ पर आ जाएगी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से मिलान पूरा हो गया, और आप इस कूट की सहायता से सही उत्तर चुन लेंगे। तो ए का 3 पहले देखिए किस में है, तो देखिए ए का 3 देखिए कई जगह हैं, ए में भी है, ए में भी है, बी में भी है। अब ऐसे आप निशान लगाए रहेगी। अब देखिए अगला देखिए बी में, देखिए लॉर्ड डलहौजी बी में 4 यहाँ पर दिया है, और अगर आपको ये आंसर पता है बी में 4, तो देखिए बी में 4 किस में है, इसमें है। तो इसी के आधार पर आपने पहला ऑप्शन नंबर ए सही कर लिया, ठीक है, और बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी ये चारों में से कोई भी 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन पता रहता है, तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में दिया हुआ, अगले प्रश्न पे देखते हैं। ये देखिए आ गए हम प्रश्न संख्या 11 पर। ग्यारहवां देखिए क्या है, लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए 1837-38 ईस्वी में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है लास्ट में कौन सा या से कथन सही है। ध्यान देना है, हमें सही कथन सेलेक्ट करना है। अब देखिए पहला, इसका उद्देश्य जमींदारों के निहित स्वार्थों को सशक्त करना था, और दूसरा इसका विलय बंगाल के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके देखिए कूट दिया हुआ केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए पहला देखिए यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य जमींदारों के निहित स्वार्थों को सशक्त करना था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है इसका विलय बंगाल के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में कर दी, ये भी जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी आधुनिक भारत का प्रथम राजनीतिक संघ था, जिसने 1837-38 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूस्वामियों यानी जो ज़मींदार थे, इनके वर्ग के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। 1837 ईस्वी की जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी और 1843 ईस्वी की बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इनका 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के साथ विलय हो गया था। तो ये बात है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान के द्वारा प्रशासन शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो शिवाजी का प्रशासन था उसमें देखिए सुमंत लिखा गया है, ठीक है। तो सुमंत क्या थे, अनुष्ठानों के प्रधान थे। तो पहला तो जो ये पद है ये कार्य हैं, तो ये तो सही है। अगला देखिए अमात्य के बारे में दिया है, वित्त एवं सामान्य प्रशासन इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरह से सही ही है, ठीक है। और तीसरा है वाकिया नवीस। तो वाकिया वनीस जो है क्या होते थे, ये
जो सूचना उससे संबंधित थे और घरेलू मामले से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है धार्मिक प्रशासन। तो धार्मिक जो प्रशासन था दोस्तों वो पंडित राव से, उसके जो पद होता था ना पंडित राव का होता था। तो तीसरा इसमें गलत है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, कौन से सही सुमेलित हैं। तीसरा तो गलत हो गया दोस्तों। अब देखिए कहाँ कहाँ पर 3 दिया हुआ है, जहाँ जहाँ 3 है उसको आप गलत काट दीजिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब हमारे पास 1 और 2 बचा है। ठीक है, तो 1 और 2 में जो है हमारा पहला हमने कहा था, दिखाया था आपको, पहला कथन हमारा सही था, सुमंत अनुष्ठानों के प्रधान। अगर आपको पहला भी पता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब सवाल आता है दोस्तों, अमात्य किसे कहते हैं। तो अमात्य जो होता है वित्त एवं सामान्य प्रशासन, यहाँ लिखा है, ये होता था महालेखाकार। जो चीफ अकाउंटेंट होता था, ठीक है, वो अमात्य होता था। तो अकाउंटेंट या अकाउंटिंग ये वित्त से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे सामान्य प्रशासन भी लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो केवल एक ही सही है इसमें, सुमंत अनुष्ठानों के प्रधान। अमात्य क्या होते थे, जो महालेखाकार होते थे। इसके अलावा दोस्तों जो अष्ट प्रधान, अगर 8 की बात हम कर लें तो आपको हम बता दें, तो जो पहला होता था वो पेशवा होता था। पेशवा वित्त एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित होते थे। तो जो वित्त और सामान्य प्रशासन है इससे कौन संबंधित, पेशवा। पेशवा एक तरह से कह सकते हैं वित्त मंत्री होता था। अमात्य होता था, ये अकाउंटेंट होता था। ठीक है, महालेखाकार। उसके बाद जो पेशवा है वित्त और सामान्य प्रशासन वाला, बाद में आगे चल करके, ठीक है, वो प्रधानमंत्री का भी पद संभालने लगा। अमात्य महालेखाकार है। और जो वाकनीस है, ठीक है, वाक या नवीस जिसको आप कहते हैं, ये क्या है, ये घरेलू मामले के, चौकिया के और सूचना के, ठीक है, सूचना मंत्रालय कह सकते हैं इनके पास। सुमंत अनुष्ठानों के प्रधान हैं। न्यायाधीश कानूनी जो मामले थे उसके निर्णायक हैं। तो न्यायाधीश शब्द से ही पता चल रहा है। ठीक है, पंडित राव, ये भी पंडित शब्द से ही पता चल रहा है कि ये धार्मिक प्रशासन से होंगे, दान से होंगे। ठीक है, तो दान से हैं, धार्मिक प्रशासन से हैं। ठीक है, और अगला है सचिव। सचिव जो होते थे राजकीय पत्र व्यवहार, ठीक है, राजकीय पत्र व्यवहार से संबंधित थे सचिव। उसके बाद है सर ए नौबत या सेनापति, ये होते थे सैन्य सेनाध्यक्ष। ठीक है, तो सैन्य सेनाध्यक्ष को सेनापति भी कहते थे या सर ए नौबत भी कहते थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे, तो उनके प्रत्येक मंत्री के बारे में इस तरह से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना 1945 के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है वेवेल योजना। 1945 के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा, जब तक सत्ता पूर्ण रूप से भारतीय, देखिए इसमें पहले देख लिया, सही बताना है कि गलत बताना है। इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको पढ़िए, तब आपको समय की बचत भी हो जाएगी। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में शिमला सम्मेलन या वेवेल प्लान जो था उसके 1945 के परिणामों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। बताना है कि कौन से कथन सही हैं। जो पहला है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो दोस्तों ये कथन गलत है। दूसरा है, जब तक सत्ता पूर्ण रूप से भारतीयों को हस्तांतरित नहीं हो जाती तब तक रक्षा विभाग ब्रिटिश शासन के अधीन रहेगा। ये तो सही है। अगला है, मुस्लिम लीग ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो बिल्कुल गलत है, इन्होंने कोई बहिष्कार नहीं किया था। तो देखिए अब कौन सा, तो पहला और तीसरा तो गलत हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पहला है वो गलत है, यहाँ पहला, यहाँ पहला, यहाँ पहला है। अब देखिए सही कौन सा है, तो बी ऑप्शन सही वैसे भी हो गया। अगर आप तीसरे के बारे में नहीं भी पता है तो फिर भी आपको जो है आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं।
अब देखिए, जो ये जैसे कि मुस्लिम लीग के बारे में दिया है कि इसने बहिष्कार किया, तो इन्होंने कोई बहिष्कार नहीं किया था। कांग्रेस जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग इस बात पे जो है कोई इन्होंने विरोध नहीं किया था, ठीक है। और अंत में हुआ क्या था, ये योजना खारिज हो गई थी, स्वतः ही खारिज कर दी गई थी। देखिए, शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन योजना या घोषणा के अनुसार इस परिषद के वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा शेष सभी सदस्य कौन होगा, भारतीय होंगे। तो इसमें जो वायसराय होंगे या सैन्य प्रमुख होंगे वो सभी ब्रिटिशर्स होंगे, उसके अलावा जो शेष होंगे सदस्य वही भारतीय होंगे, ठीक है। तो सभी भारतीय होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, जैसा कि कहा सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गई बात, ठीक है। अगला है, इसमें एक अंतरिम सरकार की योजना प्रस्तावित की गई जिसमें भारतीयों के पास रक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग थे, तो ये बात सच है। और इसमें जिन्ना ने मांग की कि कांग्रेस को किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को कार्यकारिणी परिषद में नामित करने का कोई अधिकार नहीं होगा, ये जिन्ना की मांग थी, ठीक है। और जो कि कांग्रेस ने जिन्ना की मांग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग जो है अपनी इस मांग पे अटल थी कि जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी मुस्लिम को अपने तरफ से इसमें अपॉइंटमेंट नहीं करेगी, तो इस पे तो इसी तरह से इस उलझन में जो है ये जो योजना ही समाप्त कर दी गई, खारिज कर दी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में मुगलों के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगलों का जो सांस्कृतिक इतिहास था दोस्तों, उस पर हमें विचार करना है, और इसमें पहले हमें ये जान लेना है कि कौन सा कथन सत्य बताना है कि असत्य बताना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब देखिए सांस्कृतिक विरासत में हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं मुग़ल के। पहला है कि भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला मुग़लों के शासन के साथ आरंभ हुई थी। तो जो हिंद इस्लामिक वास्तुकला थी, ये दोस्तों मुग़लों के शासन के पहले से आरंभ हुई थी, तो पहला कथन गलत है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या, अगला जो सेंटेंस क्या है, अकबर ने अपनी गुजरात विजय का स्मरणोत्सव मनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। दोस्तों सही है, ये बहुत ही कॉमन सा बात है, ठीक है। तो अगर आप NCERT पढ़े होंगे फिर भी ये बात जानते होंगे। तो गुजरात विजय का जो उन्होंने किया था उसको यादगार बनाने के लिए उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो कथन 2 सही है। कौन सा कथन सही पूछा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की। प्रश्न संख्या 15। तो दोस्तों बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना, इसमें 4 ऑप्शन है, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन सिराजुद्दौला या बुरहान उल मुल्क। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है, मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन नंबर ए सही है। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मुर्शीद कुली खां ने की थी। देखिए मुग़लों के अधीन अवध और हैदराबाद 2 प्रमुख प्रांत थे, जहां बुरहानुल मुल्क और निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इन दोनों का मुग़ल दरबार में काफ़ी प्रभाव था, परंतु दरबारों के जो षड्यंत्र थे, ठीक है, इससे तंग आ गए और इन्होंने अपने अपने प्रांतों को स्वायत्त शासन में बदल दिया। मुग़ल सम्राट के विघटन का लाभ उठाकर सूबेदार मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना कर ली, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी है। तो मुर्शीद कुली खां ने किस बात का फ़ायदा उठाया, जो भी साजिशें हो रही थी दरबार में, ठीक है। तो एक तरफ निज़ामुल मुल्क जो था, वो जो दक्षिण भारत जो हैदराबाद में कब्जा कर लिया था, ठीक है, अपने आप को आज़ाद कर लिया था कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। इधर बुरहानुल मुल्क और बंगाल में किसने किया, तो मुर्शीद कुली खां ने कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों के समय बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों में किस तरह की भूमि व्यवस्था
अपनाई गई थी अंग्रेज़ों के समय में। कहाँ पूछ रहा? उत्तर भारत में पूछ रहा। बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों में किस तरह की भूमि की व्यवस्था अपनाई गई थी दोस्तों? 16वां है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और जिरात व्यवस्था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में जो व्यवस्था अपनाई गई थी अंग्रेज़ों के समय में वो थी अस्थाई बंदोबस्त। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे दोस्तों, क्या क्या बातें हैं ये सब, ठीक है। तो 1789, ठीक है, 1789 ईस्वी के आसपास अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ज़मींदारों के साथ एक करार किया था, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला जो लगान था वो 10 साल तक का फिक्स कर दिया गया कि ठीक है, और किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया कि इतना हमको 10 वर्ष तक दीजिए। ये 10 साल के लिए था, इसको अस्थाई बंदोबस्त किया गया था, कहा गया था। आगे चलकर 1793 में, ठीक है, इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी, ऐसा कहा गया, इसलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया। यह व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई? तो यूपी में हुई, बिहार में हुई, उड़ीसा में हुई और जो वर्तमान में जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहाँ पे लागू हुई थी, उस इलाके में, और आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में लागू हुई थी। तो ये है हमारा अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 31 मिनट हो गया है और अभी हम केवल 16 प्रश्नों को ही डिस्कस कर चुके हैं। 150 प्रश्न है इसमें, देखिए कितना समय लगता है और कितने मिनट का वीडियो हम बना पाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखते रहिए और जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं एक प्रश्न में उतना एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो हमारा एक ही प्रश्न में आधा घंटा निकल सकता है, 10-15 मिनट निकल सकता है। तो इसको समय को भी ध्यान में रखना है और हर प्रश्न को हमें टच करना है। अगला देखिए, सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया? तो कैलिको नाम सूती कपड़ों को किसने दिया? अब देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन है, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने या अरबों ने। अब इसके जो है कुछ कूट दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ठीक है। तो देखिए सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों पुर्तगालियों ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुर्तगालियों ने। ये देखिए तो केवल दो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सबसे प्रथम कहाँ से हुआ था? कालीकट से हुआ था। कब आए थे? 1498 में आया था पहला पुर्तगाली, ठीक है। लेकिन 16वीं शताब्दी में जो है कालीकट से व्यापार शुरू हो गया था, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को क्या नाम दिया था? कैलिको नाम दिया। और इसने अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1702 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया था। तो कैलिको अधिनियम किसने बनाया था? इंग्लैंड ने बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेज़ों का नाम भी नहीं है, लेकिन कैलिको शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था आपके पुर्तगालियों ने, क्योंकि कालीकट बंदरगाह से इन्होंने शुरू किया था व्यापार। ये सब बातें ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली, रांची, हबीबपुर या रंगून? तो दोस्तों आप जानते होंगे इसको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? रंगून में। 1857 की क्रांति जब आप पढ़ेंगे तो जो मेरठ से सिपाही गए दिल्ली पर जब उन्होंने धावा बोला, कब्ज़ा किया, तो अपनी कमान दे दिया बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र बहुत बूढ़ा हो चुका था, ठीक है। तो उसे कुछ ही समय में अंग्रेज़ों ने बाद में गिरफ्तार कर लिया और उसको रंगून भेज दिया, ठीक है। तो वहीं रंगून में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर दें कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, ठीक है,
जिनका कार्यकाल था 1775 से 1862। ठीक, भारत में मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह व उर्दू के जाने माने शायर थे। ठीक है, इन्होंने 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और युद्ध में हारने के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून भेज दिया था। 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वही बातें जो मैंने आपको अभी बताई थी वही बातें दोबारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखिए, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है और उन्हें अपने ही भूमि पर अजनबी बना दिया है, यह कथन किसका है? दोस्तों, तो ये कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, थॉमस मैकाले या स्वामी विवेकानंद? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, महात्मा गांधी। देखिए, इनका जो पूरा स्टेटमेंट था वो ये था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है, उसने उन्हें सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। ये कथन महात्मा गांधी का है। और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी शिक्षा में विष भरा है, यह सत्य है कि इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इससे लोगों पर कुप्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा जो थी, अंग्रेजी मीडियम में जो शिक्षा थी उसकी आलोचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न है, दहेज प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? दोस्तों, दहेज प्रथा 1861, 1870, 1903 या 1931? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, 1861 में दहेज प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके तहत दहेज लेन देन या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 साल की कैद होगी और 15,000 रुपये का जुर्माना भी दिया जाएगा, जुर्माना भी लगेगा। तो बावजूद इसके यह प्रथा आज भी प्रचलित है, आप देखते हैं। चलिए, इस पर ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। अब अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा इंग्लिश मीडियम में है, फिर हिंदी मीडियम में। ये देखिए, आइए अगला प्रश्न 21, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और पूछा गया कि किसका है। प्रश्न संख्या 21, देखिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और अपने देश व अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा एक ही बात है, और मैं मानता भी हूँ कि भगवान ने हमारे उद्धार के लिए इस सरकार को हम पर शासन करने के लिए भेजा है। ये कथन किसने कहा है? तो दोस्तों ये कथन कहा है बिपिन चंद्र पाल ने। बड़ा अजीब लगता है दोस्तों ये कथन पढ़ करके कि बिपिन चंद्र पाल जैसे गरम दल के नेता ने ऐसा कथन कहा हो। फिर भी इन्होंने 1897 ईस्वी में ये लिखा था। ठीक है, ये उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि मैं ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और अपने देश व अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए आप इसे। कलाइर सर्कुलर किस आंदोलन के दौरान जारी किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? किस स्वदेशी आंदोलन के द्वारा ये जारी किया गया था? क्या है ये? देखिए, एक सर्कुलर जारी किया गया था जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जो सरकार द्वारा नियंत्रित शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा धरना दे रहे विद्यार्थियों के संस्थानों के अनुदान, छात्रवृत्तियां तथा मान्यता वापस लेने के लिए बंगाल सरकार के मुख्य सचिव कलाइल ने
एक सर्कुलर जारी किया था, इसलिए इसे कार्लाइल सर्कुलर कहते हैं। तो जो बंगाल के आपके गवर्नर थे, ठीक है, जो सचिव थे, मुख्य सचिव थे बंगाल सरकार के, वो थे कार्लाइल। तो इन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया जिसको हम कार्लाइल सर्कुलर कहते हैं। तो कब किया था ये? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया था दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? सर्कुलर ए आज़ादी के संपादक कौन थे? तो सर्कुलर ए आज़ादी, इसके संपादक कौन थे? रामनाथपुरी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। दोस्तों ये प्रश्न आपने अगर पढ़ा भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपने हाईलाइटेड जो नाम है सबसे ज़्यादा लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, भगत सिंह जैसे नाम हैं, इनका आपने बहुधा इनके बारे में कुछ न कुछ पढ़ रखा होगा। और आज तक कभी भी ये शब्द आया नहीं कि इनसे लोग जुड़े भी होंगे। ठीक है, संपादन की तो दूर की बात है। तो बिपिन चंद्र पाल का भी नाम नहीं है, भगत सिंह का भी नाम नहीं, लाला लाजपत राय का भी नाम नहीं। तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। रामनाथपुरी ही सर्कुलर ए आज़ादी के संपादक रहे होंगे, थे भी। ठीक है, तो रामनाथपुरी एक भारतीय अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें सर्कुलर ए आज़ादी के संपादक के रूप में जाना जाता था, जो ब्रिटिश राज का एक आलोचनात्मक प्रकाशन था। तो ये सर्कुलर ए आज़ादी ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वाली जो है पत्रिका थी, इसके संपादक थे रामनाथपुरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के कार्यों में शामिल था। तो कौन? इसमें देखिए, कूट के अनुसार हमें बताना है कि जो उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी उसमें क्या क्या बातें थी। पहला कि भारतीय भाषाओं में पैम्पलेट निकालना, ये तो सही है। भाषणों तथा चर्चा सभाओं का आयोजन करना, ये भी सही है, सभाएं होती थी। पुस्तकालयों की स्थापना करना, ये भी बात सही है, पुस्तकालय की भी स्थापना हुई है। इवन कुछ स्कूलों की भी स्थापना इन्होंने करवाई थी। ठीक है, तो तीनों कथन सही हैं। अब बताना क्या है, सही कथन बताना है या गलत कथन बताना, पहले हमें इसको हाईलाइट कर लेना है। तो सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो केवल एक ही सही नहीं है, 1 और 2, 2 और 3 या 1, 2 और 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। जो यहाँ पे तीनों बातें लिखी उसको हम रिवीजन नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, कुछ नई बातें। ठीक, जैसे कि अड्डयार के मुख्यालय में एनी बेसेंट तथा उनके सहयोगियों, इसमें जो थे अरुणडेल थे, सीपी रामास्वामी अय्यर थे, बीपी वाडिया थे आदि। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका निकालते थे ये लोग। ठीक है, तो एनी बेसेंट से जुड़ी हैं दोनों पत्रिकाएं। कौन कौन सी? एक है न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण कृषि एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? अगला प्रश्न है चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह आप जैसा कि जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। गांधी जी ने किया था। किसके कहने पे किया था? रामचंद्र शुक्ल के कहने पे किया था। लेकिन चंपारण कृषि एक्ट कब आया था? उसके 1 साल बाद आया था, 1918 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गांधी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान सरकार ने चंपारण एग्रोरियन कमेटी का गठन किया था और गांधी भी इस कमेटी के एक मेंबर थे। ठीक है, इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि जो 3 कठिया व्यवस्था था उसे समाप्त किया जाए। 3 कठिया व्यवस्था क्या है दोस्तों? 15% भाग पर नील की कृषि करना अनिवार्य कर दिया गया था चंपारण के किसानों को, 15% या कहें 3/20 भाग पर, जिस व्यवस्था को 3 कठिया प्रणाली कहते थे। तो इसको समाप्त करने की बात की गई थी। और क्या बातें कही गई थी? जैसे जो लगान की दरों में जो बढ़ाई गई थी, लगान की दरें, उसमें कमी की जाए और जो अवैध वसूली किसानों से हो गई थी उसको कम किया जाए और उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। ठीक, तो ये बातें थी। कमेटी की ये जो सारी सिफारिशें थीं, इनको लागू कब किया गया? तो 1918 में, 1 साल बाद। ठीक है, चंपारण एग्रोरियन एक्ट के रूप में पारित कर दिया गया, जिसे हम चंपारण कृषि एक्ट भी कहते हैं।
तो ये पारित हुआ था कब? 1918 में। आंदोलन हुआ था कब? 1917 में। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, वो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसके पहले उन्होंने दुनिया में कहीं किया था तो साउथ अफ्रीका में किया था, ठीक, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह किया था 1917 में गांधी जी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रोलैट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह का विरोध किया था? अब देखिए, ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बात तो रोलैट एक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसके मतलब कि पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले, इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों हम रोलैट एक्ट की कहानी भी जान लें। देखिए, रोलैट एक्ट क्या था, कब आया था? आया था 1919 में, ठीक। तो इसको काला कानून कहते थे। क्यों? क्योंकि ये शक के आधार पर किसी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी, ठीक है, और कोई एक साथ नहीं चल सकता था। अगर 3-4 लोग एक साथ चल रहे तो, और कोई भी इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी नीति नहीं थी। अगर कोई भी गिरफ्तार किया जाता था, उसको गिरफ्तार करने का कारण भी नहीं बताते थे, सीधे गिरफ्तार कर लिए शक के आधार पर बिना किसी सबूत के। तो इसलिए इसको काला कानून कहा जाता था। और जो भारत में आंदोलन उस समय उभर रहे थे धीरे धीरे जगह जगह पर, उसको कुचलने के लिए ही इसका दुरुपयोग किया जाता था। तो रोलैट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून भी कहा जाता है। अब इसी का विरोध हो रहा था, ठीक है, और इसी के विरोध में जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी। और इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हुई थी और 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो बहुत भीषण नरसंहार हो गया था, ठीक है। तो वो बातें हैं, रोलैट एक्ट ही जलियांवाला बाग के कांड का एक जड़ है, कह सकते हैं। अब वहाँ हमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि विरोध हो रहा था रोलैट एक्ट का, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह शुरू किया गया था, उसका विरोध क्यों किया गया? देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, लेकिन सत्याग्रह उसके सामने किया जाता है जहाँ सत्य का कोई मापदंड हो। यहाँ पर सत्य का कोई मापदंड ही नहीं था। रोलैट एक्ट जैसा काला कानून लाया गया था, इसीलिए कुछ नेताओं ने इनका विरोध किया था। अब देखिए, जो उदारवादी नेता थे, जिसमें डी.ई. वाडी थे, सूर्यनाथ बनर्जी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री थे। इन्होंने गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह शुरू किया गया था उसका विरोध किया था। उनका कहना था कि सत्याग्रह सुधारों की प्रक्रिया में बाधा डालेगा, ठीक है। तो ये इनका मानना था। एनी बेसेंट ने भी सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये था मामला। तो अब देखिए, सूर्यनाथ बनर्जी भी हो गए, तेज बहादुर सप्रू भी हो गए, एनी बेसेंट ने भी हो गए। अभी बताना कौन कौन इसमें विरोध किया था। तीनों थे। आगे देते हैं ऑप्शन में, और किसी का नाम है क्या? तो तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बताना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है कि कौन कौन ने विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, देखिए 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 27वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने यह आंदोलन शुरू करके एक महान भूल की थी? अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह, रोलैट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो दोस्तों, गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह से तो कोई भूल नहीं की थी, बल्कि सबसे पॉजिटिव रिस्पांस अगर किसी चीज़ का था तो चंपारण सत्याग्रह का था। तो बहुत ही गुड, वेरी बेस्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का भी अच्छा रिजल्ट मिला था। रोलैट एक्ट सत्याग्रह जो था ये गलत था और इसी का विरोध इन लोगों ने किया था।
कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था इसमें, इसका इन्होंने विरोध कर दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू वगैरह ने। तो अंत में उन्होंने माना भी, अपनी गलती माना भी गांधी जी ने कि उन्होंने आंदोलन शुरू करके महान भूल की थी। तो ये था रोलेट एक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओहो, अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें बताना क्या दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन पढ़ना है और कूट का प्रयोग करके बताना है कि सही कथन कौन से हैं, कौन सा है या है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ रहा है गांधी जी के बारे में। पहला कि उनके अनुसार पूंजीपतियों को श्रमिक के न्यासकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। और दूसरा है, गांधी जी ने वर्ग के आधार पर श्रमिकों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो दोस्तों सही कथन हमें बताना है। और जैसा कि हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं गांधी जी का, कि पूंजीपतियों को श्रमिकों के न्यासकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। देखिए, गांधी जी हालांकि कुटीर उद्योग के समर्थक थे, फिर भी वो जो है, जो पूंजीवाद का जो एक प्रभाव था, वो उससे जो है उसके प्रति जो है वो काफ़ी संवेदनशील थे। वो जानते थे कि कहीं न कहीं इसका असर रहेगा, और बिना जो है औद्योगिक क्रांति के जो है किसी भी देश की क्रांति हो नहीं सकती थी। जो दौर उस समय चल रहा था और सारे देश उसको अपना रहे थे, तो जाहिर था भारत में भी उद्योग धंधे पनप रहे थे। तो गांधी जी ने ये कहा था कि जितने पूंजीपति होंगे वो श्रमिकों का ख्याल रखेंगे। एक पॉइंट, ये तो बात सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों, कि इन्होंने श्रमिकों में राजनीतिक जागृति तो उत्पन्न किया, ये तो बात सही है, लेकिन वर्ग के आधार पर नहीं किया था। तो ये इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है। और इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का संयुक्त चुनिए, तो कूट केवल एक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस में व्यापक संरचनात्मक बदलाव के लिए विशेष कदम उठाए गए। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए, 1905 का बनारस अधिवेशन, या 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का नागपुर अधिवेशन, या 1924 का बेलगाम अधिवेशन। दोस्तों जो ये था 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसी में जो है व्यापक संरचनात्मक बदलाव हुए थे कांग्रेस में। ठीक, 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस की बैठक हुई, और क्या क्या बदलाव किए गए थे ये देखिए आप। पहला तो एक कार्यकारी समिति का गठन होगा, अखिल भारतीय समिति का गठन होगा, शहर से ग्रामीण स्तर तक कांग्रेस समितियों का गठन होगा, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा। सभी स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 साल से कम है, इनको 4 आना वार्षिक शुल्क देने पर कांग्रेस की सदस्यता मिल जाएगी। ठीक है, वार्षिक 4 आना केवल देना पड़ेगा, और वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जो 18 साल से कम के हैं। कांग्रेस को वास्तविक जन आधारित राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए प्रथम सकारात्मक कदम था। तो ये जो है व्यापक बदलाव हुआ था 1920 के नागपुर अधिवेशन में दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों 1924 का बेलगाम अधिवेशन, तो आप जानते होंगे इसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें नरम और गरम दल और हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए थे, जो कि 1907 में अलग हो गए थे, 9 साल बाद एक साथ आ गए थे। इसलिए इसकी विशेषता अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। एक और दोस्तों 1905 का बनारस अधिवेशन,
तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी शायद गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए, 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और 1907 की जो है किसने की थी वो भी आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 30वां है और 55 मिनट हो गए दोस्तों। लेकिन मज़ा आता है जब हम किसी चीज़ को अच्छे से डिस्कशन करके पढ़ते हैं, इसलिए आप जो है इसको एंजॉय करके पढ़िए, ध्यानपूर्वक कहानी सुनते हुए, और इसके आंसर को भी। केवल आंसर जानना उद्देश्य होता तो आंसर की को मिला करके मैं टिक कर देता, लेकिन इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना, इससे कोई न कोई जो पुराना टॉपिक है आपका जो छूट रहा होगा रिवीजन करने में, वो चीज़ आपको याद आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। किस आंदोलन पर गांधी जी ने कहा कि अनजाने में आंदोलन अपने सही मार्ग से भटक गया था, हम अपने लंगर पर वापस आ गए हैं और फिर से सीधे आगे जा सकते हैं? तो किस आंदोलन के बारे में इन्होंने कहा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर है ए, असहयोग आंदोलन। इसी के बारे में इन्होंने कहा था कि अनजाने में आंदोलन अपने सही मार्ग से भटक गया था। अब हुआ क्या था दोस्तों, जो गोरखपुर के में जो है जो चौरी चौरा में जो घटना घटी थी, ठीक है, तो उसी की वजह से हिंसात्मक हो जाने की वजह से गांधी जी ने उसकी आलोचना की और असहयोग आंदोलन को जो है इन्होंने वापस ले लिया था। और इसकी खूब आलोचना की गई, नेहरू से लेकर तमाम नेताओं ने आलोचना की कि ये नेहरू जी ने कहा कि यदि जम्मू मतलब कश्मीर का कोई एक व्यक्ति गलती करे तो क्या इसकी सज़ा कन्याकुमारी में रहने वाले व्यक्ति को दी जाएगी? तो तमाम तरह के नेताओं ने अपने अपने शब्दों में इनकी आलोचना की कि आपने आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। उसके बाद उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमारा आंदोलन भटक गया था। ठीक है, तो ये जो अब आते हैं, देखिए ये तो बात तब क्लियर हो गई, इस प्रश्न का काम हो गया। ठीक है, लेकिन अब जिस कारण से गांधी जी ने इसको आंदोलन वापस ले लिया था, जैसा कि हमने बताया गोरखपुर में जो चौरा चौरी की घटना हुई थी, उसमें हुआ क्या था, उत्तेजित भीड़ ने 21 पुलिसकर्मियों को मार डाला था, जान से मार दिया था। और गांधी जी इसी वजह से इन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे कांग्रेसियों ने इनके निर्णय का बहुत ही विरोध किया। सुबह अभी हमने जवाहरलाल नेहरू का बताया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा उसको देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि राष्ट्रीय संकट आ गया है, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यदि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति गलती करे तो कन्याकुमारी के व्यक्ति को सज़ा देना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये उचित है? तो इस तरह से अनेक नेताओं ने इनका आलोचना की, इनके निर्णय का। अंत में गांधी जी इसको माने भी कि हमारा आंदोलन भटक गया था, लेकिन अब हम फिर से वापस आ गए। इन्होंने दोबारा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो ये बातें थी। और दोस्तों इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओहो, ही पेन भी कहीं भी चल जाता। ये इंग्लिश में, हिंदी में चलते हैं। आइए, हिंदी मीडियम मालूम, आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किया था? तो राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, रजनी पाम दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने, या डॉक्टर V.K.R.V. राव ने किया था? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का अनुमान अगर किसी ने लगाया था तो
ये लगाया था डॉक्टर VKR राव ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आपको विस्तार में थोड़ी बातें बताते हैं। जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनका अर्थशास्त्र से गहरा नाता है, ये बात सही है, लेकिन राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन इन्होंने नहीं किया था, ये किया था डॉक्टर VKR राव ने। डॉक्टर VKR राव ने किया था। कब किया था? 1931-32 ईस्वी में किया था। इन्होंने 62 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था कि भारतीयों की उस समय जो आय थी प्रति व्यक्ति 62 रुपये थी। अब बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो ये भी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने 1867-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था इनसे पहले ही, लेकिन राष्ट्रीय आय का जो वैज्ञानिक आकलन अगर किसी ने किया था तो डॉक्टर VKR राव ने किया था। अनुमान लगाना अलग चीज़ है और वैज्ञानिक आकलन करना अलग चीज़ है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर प्रश्न में वैज्ञानिक शब्द ना होता तो आप दादा भाई नौरोजी के साथ चले जाते। ठीक, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक शब्द है इसलिए डॉक्टर VKR राव के साथ आपको जाना होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 32वां है। देखिए, केंद्र नेतृत्व है, और ये वो नेतृत्व है दोस्तों, मतलब किसने कहाँ पर 1857 में जो विद्रोह हो रहा था और विद्रोहों का दमन जब किया जा रहा था तो कहाँ पर किसने जो है इसका नेतृत्व किया था, तो वो बातें दी गई हैं। और बताना इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला देखिए, फैज़ाबाद में बता रहे हैं कि लियाकत अली ने, दूसरा इलाहाबाद में मौलवी अब्दुल्लाह ने, तो इलाहाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी गलत है दोस्तों। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली ने किया था, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। यहाँ पर उल्टा कर दिया, तो ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, पहला और दूसरा गलत है। बरेली की बात करें तो बरेली में किसने किया था? खान बहादुर ने किया था, और असम में मनीराम दत्त ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो सही कौन कौन से इसमें से हैं? बरेली में खान बहादुर ने, असम में मनीराम दत्त ने। तो लेकिन पूछा क्या है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये पहला दूसरा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए पहला और दूसरा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फैज़ाबाद में किसने विद्रोह का दमन किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, और इलाहाबाद में किया था लियाकत अली ने। ठीक है, बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने किया था। जब उनके जो कादिर थे, बिरजिस कादिर रजा, उनका नाम आता है। तो इस तरह से कहाँ पर किसने दमन किया और किसने जो है उसका नेतृत्व किया, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से दोस्तों हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। कि यहाँ पर तो केवल ये बताया गया है कि कहाँ पर किसने नेतृत्व किया विद्रोह का। ठीक है, लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि कहाँ पर किसने नेतृत्व किया या कहाँ पर किसने दमन किया, इस तरह से आता है। तो अगर बात करें दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफ़र ने किया था, लेकिन उसको दमन, ब्रिटिश जो दमन करता थे वो कौन थे? तो जॉन निकोलसन और हडसन थे। लखनऊ में जैसा कि हमने बताया बेगम हज़रत महल ने किया था विद्रोह, और इसका दमन किया था किसने? हेनरी लॉरेंज ने किया था, और कैंपबेल ने किया था। कैंपबेल लखनऊ में भी था और आगे कानपुर में भी था। आगे देखिए, बात करें
कानपुर की, तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया। और इसका दमन किसने किया इस आंदोलन का? तो कैंपबेल ने किया। तो वही कैंपबेल जो हेनरी लॉरेंस के साथ बेगम हजरत महल के खिलाफ लखनऊ में उनकी क्रांति को दमन किया था, दबाया था, उसी कैंपबेल ने कानपुर में नाना साहब को भगा दिया। नाना साहब भाग के चले गए थे नेपाल, और तात्या टोपे को भी इन्होंने परास्त कर दिया था। अगला है झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था। ग्वालियर में आपके तात्या टोपे जो है लड़े थे, लेकिन इसका दमन करता कौन था? तो ये था ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी के आंदोलन को दबाया था। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहाँ के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे। कुंवर सिंह जिनका एक हाथ कट गया था, उन्होंने अपने हाथ से तलवार से ही अपना एक हाथ कट दिया था 80 साल की अवस्था में, जब नदी वो पार कर रहे थे, ठीक है, उस समय उन्होंने अपना हाथ काट दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घाव लग गया था और संक्रमण हो सकता था, इसलिए कुंवर सिंह ने अपना हाथ काट दिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और वहाँ पर देखिए दमन कौन कर रहा था जगदीशपुर में? तो मेजर विलियम टेलर ने किया था और विंसेंटायर ने किया था। विंसेंटायर और विलियम टेलर ने कहाँ किया था? तो जगदीशपुर में किया था, और उसके नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह। बाकी इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, और बनारस में भी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और इसको दबाया किसने था? कर्नल नील ने। कर्नल नील ने इलाहाबाद और बनारस के जो आंदोलन थे, जो विद्रोह थे लियाकत अली के, उसका दमन किया था। फैज़ाबाद में जैसा कि मैंने बताया किसके नेतृत्व करता थे? मौलवी अहमदुल्ला। इनका दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। तो कैंपबेल का देखिए 3 जगह नाम आ रहा है, एक लखनऊ में, दूसरा कानपुर में, और तीसरा फैज़ाबाद में, ठीक है। तो कैंपबेल 3 जगह दमन करने वाला नेता है, मतलब कि ब्रिटिश दमन करता है, इसको याद रखिए। फैज़ाबाद में, लखनऊ में, और आपके कानपुर में, ठीक। उसके बाद देखिए बरेली में किसने नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था, ठीक है। खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया था, और इसका भी दमन किया था कैंपबेल ने। अब देखिए कैंपबेल बरेली में भी दमन कर रहा है, अकेले बरेली में दमन कर डाला, अकेले फैज़ाबाद में दमन कर डाला, अकेले कानपुर में भी दमन कर डाला कैंपबेल ने। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस के साथ बेगम हजरत महल को दबा दिया, तो किसने? कैंपबेल ने। तो ये बातें हैं दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को एक बार आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, या फिर अगर नोट होगा तो उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार इस फैक्ट से कई बार क्वेश्चन घुमा फिराकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्ट्री जहाँ पर पूछी जाती है, चाहे वो जीएस हो, जीके हो, वहाँ पर ये ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन निकासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था? तो पहला ऑप्शन क्या है? 1893 का लाहौर अधिवेशन, दूसरा है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, तीसरा 1899 का लखनऊ अधिवेशन, और चौथा 1902 का अहमदाबाद अधिवेशन। तो सही उत्तर दोस्तों है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो कांग्रेस ने कहाँ पर स्वीकार किया था धन निकासन के सिद्धांत को? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया था। धन निकासन सिद्धांत क्या है? इसका मतलब है भारत के धन को इंग्लैंड की ओर उस प्रवाह से है जिसके बदले भारत को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। न भारत वासियों का शिक्षा का विकास हो रहा है, न स्वास्थ्य का, ना ही यहाँ के उद्योग का, ना ही यहाँ के लोगों का विकास हो रहा, कोई भारत का विकास नहीं हो रहा। खाली हमारा पैसा जो है कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड की ओर जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जैसे नाला बहता है, ड्रेन थ्योरी जो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी, धन निकासी का सिद्धांत दिया था। तो धन गृह व्यापार व्यय जो था, कंपनी के भागीदारों को लाभांश मिलता था, सैन्य व्यय के रूप में भारत से बाहर चला जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में इस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया,
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो इम्पॉर्टेंट है, M.A. सयानी ने। किसने की थी? M.A. सयानी ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब हमें इसको देखना है। विभिन्न आयोगों के बारे में पूछा गया है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, पहला है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1882 में हुआ था। W हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 1854 के बाद जो शिक्षा में प्रगति हुई थी उसका मूल्यांकन करने के लिए हंटर आयोग। तो पहला जो ए ऑप्शन है, ए को ए से मिला देंगे 1882 में। दूसरा दोस्तों सैडलर आयोग। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था दोस्तों। तो सैडलर आयोग को 3 से मिला देंगे 1917। अगला है रेले आयोग। रेले आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1902 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी का 2। अब आगे है हारगोट समिति। हारगोट समिति 1929 में गठित हुई थी। फिलिप हारगोट की अध्यक्षता में हारगोट आयोग का गठन किया गया था। इसके सुझाव पर 1935 में जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसका पुनर्गठन किया गया था। अब इसी के आधार पर जो कूट दिए गए हैं उसको आप आंसर अपना चुन लीजिए। देखिए, तो पहला का 1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में, ए में 1 दिया हुआ है। फिर बी में क्या दिया? बी में हमारा तीसरा ऑप्शन सही। तो बी में तीसरा ऑप्शन देखिए किस में सही है? बी में तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें सही है, ये दूसरी लाइन में यानी बी वाले में सही है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। दोस्तों ये जो आयोग है इसको आप एकदम रट डालिए, याद रहने चाहिए। जैसे हंटर आयोग 1882 में, सैडलर आयोग 1917 में, रेले आयोग 1902 में, और जो आपका है हार्टोग आयोग ये 1929 में। ठीक है, इस तरह से विभिन्न आयोगों को आप दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं इन ऐसे आयोगों के बारे में जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हंटर आयोग का जो गठन हुआ था वो 1854 के बाद शिक्षा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। अन्य भी जो भी इसमें आयोग यहाँ पे दिए हुए हैं ये भी कहीं न कहीं शिक्षा से संबंधित हैं। तो क्यों ना डिटेल में कुछ अन्य आयोगों के बारे में जान लें जिनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। जैसे कि 1854 में जो शिक्षा के प्रसार के लिए जो आया था वो वुड घोषणा पत्र था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वुड घोषणा पत्र के बारे में आपको जानना चाहिए कि शिक्षा के प्रसार का जो दूसरा चरण था लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा नीति की विस्तृत योजना बनाई थी, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें थी, कई सारी सिफारिशें थी। इनमें से कुछ को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। देखिए, जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाए। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में हो, और इसके साथ ही देसी जो भाषाएं हैं उनको भी प्रमोट किया जाए। देसी भाषा में प्राइमरी स्कूल खोले जाएं, और उसके ऊपर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आंग्ल देसी भाषाएं हाई स्कूल और संबंधित कॉलेजों की स्थापना की जाए। अध्यापकों के ट्रेनिंग के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इसके अलावा बेथून के प्रयत्नों द्वारा महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई थी। शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनके प्रयास से शिक्षा के बारे में जो हम प्रगति करना चाहते हैं उसमें गति मिल सके। और शिक्षा में देखिए लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए।
जो कि प्रांत की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करें और उस संबंध में सरकार को हर साल अपना रिपोर्ट दें, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ठीक। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है, जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना और जो है उपाधियां देना होता था। 1857 में ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गए थे। वुड शिक्षा सुझावों के तहत 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। प्रांतों में शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की गई। आने वाले वर्षों में इन्हीं सुझावों के आधार पर काम किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की शिक्षा ढांचा जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर विकसित हुआ और प्राचीन शिक्षा पद्धति नष्ट होती चली गई। 1870 में शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया, जिससे सरकारी आर्थिक सहायता में कमी हो गई और शिक्षा की उन्नति में बाधा आई थी। तो ये था दोस्तों वुड घोषणा पत्र और उसकी कुछ सिफारिशें और उसके कुछ परिणाम। हंटर आयोग 1882 में गठित हुआ था, 1882-83 में, और इसकी W. हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई उसका मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया, जैसा कि मैंने बताया आपको। यह आयोग प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया था। तो किसके लिए दोस्तों? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और लगभग 200 प्रस्ताव पारित किए। आयोग ने सरकार को कुछ सुझाव दिए। तो हंटर आयोग के क्या सुझाव थे? जैसे कि प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज़्यादा ध्यान देना और नव संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया बहुत सारे कामों को। महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए, ये बात कही अपनी रिपोर्ट में। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यिक एवं व्यावसायिक एवं व्यापारिक जीवन के लिए पाठ्यक्रम में विभाजित हो। निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये था हंटर आयोग की सिफारिशें। इसके बाद दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया, जिसका यहाँ पर ऑप्शन में जिक्र नहीं है। हो सकता है यहाँ पे एक यह भी लिख देता कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो वो 1904 में आया था और उसको कर्जन की शिक्षा नीति भी कहते हैं। यहाँ पर कर्जन की शिक्षा नीति भी लिखा जा सकता था। तो उसको आप मिलान किससे करते हो? 1904 से। चलिए अब देखिए, 1901 में कर्जन ने शिमला में भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था। 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिश विश्वविद्यालयों की स्थिति और उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव देना था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और उसकी कुछ सिफारिशें थी। इसकी क्या सिफारिशें थी? जैसे कि विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम करना तथा 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 50 से कम न हो और 100 से अधिक न हो। इनका कार्यकाल 6 साल का होगा। उप सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। विश्वविद्यालयों में अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर व व्याख्याताओं की नियुक्ति करनी चाहिए। सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार दिया गया। सरकार को यह अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में चेंजिंग ला सकती है तथा ज़रूरत पड़ने पर इसके बारे में नए नियम बना सकती थी। इस अधिनियम द्वारा अशासकीय कॉलेजों यानी प्राइवेट कॉलेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल जो था वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, ये कहा गया। कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। इस अधिनियम में विश्वविद्यालयों के उत्थान हेतु 5 साल के लिए 5 लाख हर साल की दर से पैसा स्वीकृत किया गया और इसके बाद सरकारी अनुदान सरकारी नीति की एक नियमित विशेषता बन गई। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की तथा इसे साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने के एक प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है। G.K. गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर
ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी। किसे? कर्जन की जो शिक्षा नीति थी उससे 1904 में आई थी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और इसके जो सिफारिशें थी वो मैंने आपके सामने बता दी। इसके अलावा दोस्तों सैडलर आयोग था 1917 में। डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग के 2 अन्य भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो ये बात याद रखिएगा भारतीय सदस्यों का नाम। और इसकी सिफारिशों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा के बारे में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा सरकार ने शिक्षा संबंधी मसले पर सीधे तौर पर रुचि लेनी बंद कर दी थी। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों शिक्षा संबंधित। फिर हार्टोग समिति 1929 में गठित हुई थी। भारतीय परिनियत आयोग की अनुशंसा पर 1929 में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में इस समिति की गठन की गई थी। उसके बाद वर्धा योजना आता है 1937 में। वर्धा योजना के बारे में दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर अनेक लेख तथा 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था, यानी जो भी हाथ से बनाने वाले हैंडलूम जिसको कहते हैं, या जो भी कुटीर उद्योग से संबंधित था, मतलब एक प्रोफेशनल नॉलेज देना जिससे लोग रोज़गार प्राप्त कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वर्धा योजना का? लोगों को रोज़गार परक शिक्षा दी जाए, ये गांधी जी की बात थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन समित ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए थे। वर्धा योजना की सिफारिशें दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रथम 7 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। मूल शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा प्रदान करने के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए साक्षियों को कुछ चुनिंदा दस्तकारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने पर और प्रांतीय विधानमंडलों के त्यागपत्र से इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। इस कार्य को 1947 के बाद राष्ट्रीय सरकार के हाथ में लिया। ठीक है, तो ये बातें थी। उसके अलावा दोस्तों सार्जेंट योजना थी 1944 में। सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर महत्वपूर्ण विस्तृत योजना बनाई थी, जिसमें 6 से 11 साल तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, और ये सारी बातें थी जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी दोस्तों, जिसे आप ध्यान रखिएगा। और जो भी बातें हैं, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस ज़्यादा कर दिया। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 34 प्रश्न हो गए हैं। जितना ही ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे लगातार उतना ही आनंद आएगा। आनंद लेते रहें और वीडियो को देखते रहें। देखिए, प्रश्न का उत्तर जानना मकसद नहीं है, प्रश्न की व्याख्या को समझना हमारा मकसद है, रिवीजन करना हमारा मकसद है। ज़रूरी नहीं हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए, लेकिन जो व्याख्या हो रहा है अगर उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कहीं न कहीं बहुत सारे प्रश्नों को आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1921 में समाचार पत्र समिति का गठन किया गया? मोतीलाल नेहरू, के.एम. पनिक्कर, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू? तो देखिए, किसकी अध्यक्षता में 1921 में समाचार पत्र समिति का गठन किया गया? 1921 में समाचार पत्र समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? तो दोस्तों ये थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जी की अध्यक्षता में ये गठित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था?
समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करना था और इस समिति की सिफारिशों पर ही 1908 और 1910 के अधिनियम रद्द कर दिए गए थे। ठीक, तो बात आया दोस्तों समाचार पत्र का, तो हम भारत के समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में, जो हिस्ट्री थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि भारत में समाचार पत्रों का विकास किसके आने के बाद हुआ था, तो पुर्तगालियों के आने के बाद। और सर्वप्रथम पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, तो पुर्तगाली लेकर आए थे, ये बात याद रखिएगा। गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी थी। तो कहाँ के, गोवा के लोगों ने, गोवा के जो फादर होते थे, जो पादरी होते थे, 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक मुद्रणालय की स्थापना की। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र छापा था। पहला समाचार पत्र कौन था दोस्तों, तो था बंगाल गजट। द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवाइज़र, इसको कहा जाता था, द कलकत्ता जनरल एडवाइज़र। लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के कारण इसका प्रकाशन बंद हो गया था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, समाचार पत्रों की बात आई है तो हमने भारत के पहले समाचार पत्र की बात की, तो किसने छापा था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब, 1780 में। इसके अलावा बहुत सारे इस पर सेंसरशिप वगैरह लगे, हटे, तमाम बातें हुई, वो बातें हम फिर कभी करेंगे। लेकिन कुछ खास बातें जो करनी थी वो है आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किस वायसराय के समय में, तो देखिए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति की गई थी। इसके शासनकाल में पुलिस सुधार, शिक्षा सुधार, आर्थिक सुधार किए गए। इसके समय में भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति हुई। भारत का पहला शिक्षा महानिदेशक कौन था, H.W. ऑरेंज था, संतरा। H.W. आप लोग करते हैं कि नहीं, ऑरेंज, H.W. होमवर्क ऑरेंज। H.W. ऑरेंज की जो है पहला महानिदेशक था। और किसके काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन की और क्या विशेषता है, बंगाल का विभाजन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आचार्य केशव चंद्र सेन, महागोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग या G.R. भंडारकर। बताइए, कुछ चीज़ें आप भी बताया करिए। देखिए महागोविंद रानाडे सही उत्तर है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है किसे, महागोविंद रानाडे। महागोविंद रानाडे बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे, समाज सुधारक थे, न्यायविद थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया था और ये जो है बाल विवाह के विरोधी थे। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। इसलिए इन्हें भारत में जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है। ठीक है, तो ये है M.G. रानाडे। और M.G. रानाडे जो कि
जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। ठीक है, यानी पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गांधी जी। गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महागोविंद रानडे। और इन्होंने पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया था, इसलिए इनका अग्रदूत माना जाता है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, स्त्री शिक्षा का प्रसार किया था, बहुत सारा समाज सुधार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि के बारे में विचार करना दोस्तों। देखिए, पहला हमें ये जान लें कि इसमें कौन से कथन मतलब बताना है कि सही है बताना है। ठीक है, गलत वाला नहीं बताना, सही वाला बताना है। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला कथन क्या है, इससे सहायक संधि से भारतीय राजाओं के वैदेशिक संबंध कंपनी के अधीन हो गए। वो तो हो ही गए, क्योंकि जो सहायक संधियाँ होती थी दोस्तों, क्या होती थी कि राजा उनके राज्य पर पूरा नियंत्रण कर लेता था। वो केवल नाम मात्र राजा रहते थे, उनको पेंशन भोगी बना दिया जाता था। ठीक है, तो वैदेशिक संबंध भी कंपनी के अधीन ही हो गए थे। तो पहला तो सही। दूसरा है, कंपनी को राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हो गया था। देखिए, कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तो नहीं करता था, लेकिन इतना ज़्यादा उसको टैक्स मतलब मिल जाता था सहायक संधि के कारण, और वो अपनी बहुत सारी सेनाएं रख देता था जिसका खर्चा राजा को उठाना होता था। तो इस तरह से इसका नियंत्रण तो रहता था, कंपनियों का नियंत्रण राजाओं पर रहता था, लेकिन राज्यों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। जैसे उसने लगान मांग लिया तो उतना उनको देना है, चाहे वो किसानों का शोषण करके दें, ज़मींदारों का शोषण करके दें, या चाहे जैसे दें। तो ये बात होती थी। तो इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा है, राज्य अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर हो गए थे। बिल्कुल हो गए थे, क्योंकि वो स्वयं अपनी सेना नहीं रखते थे। राजा अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना को रखते थे, और ब्रिटिश सेना का खर्चा राजा की जेब से जाता था। और ब्रिटिश सेना होती थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा के लिए किस पे निर्भर हुए? कंपनी पर। ये सेना भी युद्ध करेगी तो राजा के कहने पर युद्ध नहीं करेगी, केवल राजा का सुरक्षा करेगी, और युद्ध करेगी कंपनी के। ठीक है, कंपनी के कहने पर। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। बताना था कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? 1 और 3। आगे बढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे कोया विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तोमारोडा, शंभुनाथ पाल, डोमा सिरदार या मातो कुनवी? काफ़ी नए नए नाम दिख रहे हैं। देखिए, कोया विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए, आंध्र प्रदेश में कोय विद्रोह हुआ था, जिसे कोया विद्रोह भी कहते हैं, और इसके नेता कौन थे? तोमाडोरा थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तोमाडोरा इसके नेतृत्व किया था इन्होंने। और यह आदिवासियों का विद्रोह था। आदिवासियों के जंगलों पर पारंपरिक जो अधिकार थे उसमें कमी हो रही थी, और साहूकार जो थे उन्हीं के विरोध ही चीज़ें थी। तो चलिए, 39 प्रश्नों को हमने देखा है, लगभग 1.5 घंटे कंप्लीट हुए। ये मत देखिए कि बहुत कम प्रश्न हुए हैं, ये देखिए कि एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश मीडियम में है। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। आइए अगला देखिए, 40वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। ठीक है, पहला है ऑप्शन, इस व्यवस्था का जनक जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो जॉन शोर तो है नहीं, यहाँ जेम्स ग्रांट है नहीं, तो पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? कैप्टन रीड हैं और टॉमस मुनरो हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो को माना जाता है, कैप्टन रीड का भी नाम यहाँ पे आता है। और इन्होंने 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल ज़िले में इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो पहला ये हो गया, पहला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा है, इसमें कृषक को भूस्वामी मान लिया गया। तो देखिए, ये बात सच है। रैयतवाड़ था, रैयत मतलब कि इसको कृषक को ही भू का स्वामी मान लिया गया, और ये व्यवस्था कृषकों की स्थिति में सुधार से प्रेरित थी। तो सही है, जब भाई कृषि मतलब कि जो कृषक है, जो खेती कर रहा है, उसको उस खेत का मालिक बना दिया गया, तो इससे कृषकों की स्थिति में सुधार हो ही गई। तो इससे कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 और 3। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दूसरा है, वर्तमान आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। तो दोस्तों, इसमें बताना कौन से कथन सही हैं। तो जो दूसरा है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं, तो ये बात सही है। लेकिन आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात गलत है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के नाम का चयन कौन करता है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है, उसके द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री द्वारा अंतिम रूप से नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। पूछा कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्थिक सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद एक सांविधिक निकाय है। दूसरा है, वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष विवेक देबोराय हैं। तो दोस्तों, बताना है कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद है, वो सांविधिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, और हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए एक 7 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है, आर्थिक सलाह परिषद का गठन किया है, जो कि प्रधानमंत्री की सहायता करेगा। तो ये जो है सांविधिक ना होकर के गैर सांविधिक है। दूसरा है, वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देबोराय, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, जो आपका अभी हमने बताया कि जो आर्थिक सलाहकार परिषद की गठन किया गया है 2 साल की अवधि के लिए, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विवेक देबोराय। ठीक, तो इस तरह से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक, आगे बढ़िए। सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ देखिए, तटरक्षक जहाज, मिसाइल रक्षा प्रणाली, युद्धपोत या एरियल रडार। तो तटरक्षक जहाज से संबंधित है सार्थक। कैसे है ये देखिए। सार्थक एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसे अक्टूबर 2021 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।
यह जहाज़ गुजरात के पोरबंदर में बेस्ड होगा और स्वदेश निर्मित जहाज़ को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराज द्वारा कमीशन किया गया। इसमें 11 अधिकारी और 110 सैनिक हैं। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आईसीजी के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में चौथा जहाज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 44वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है इसमें, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये 2 कथन दिए हैं और हमें बताना है कि इन कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहले हम दोनों कथनों को पढ़ लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में, यह बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण से संबंधित एक विकास वित्त संस्थान है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट, तो ये तो सही है, इसके नाम में भी डेवलपमेंट शब्द है, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा इसके वर्तमान अध्यक्ष है केवी कामत, तो ये भी दोस्तों फैक्ट सही है, केवी कामत ही इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, कौन से कथन सही, तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वें में क्या कहता है कि आईपीएल 2022 में शामिल की गई लखनऊ टीम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास है? अडानी ग्रुप, जिंदल स्टील कंपनी, सीवीसी कैपिटल्स या आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। तो आईपीएल 2022 में शामिल की गई लखनऊ टीम का स्वामित्व या ओनरशिप किसके पास है? तो ये है आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के पास। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 या आईपीएल 2022 में अहमदाबाद और लखनऊ के 2 नई टीमें शामिल होंगी, जिससे जो आपका कंपटीशन है इसमें टीमों की संख्या बढ़ करके 10 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 8 थी, अब 10 हो जाएगी। लखनऊ टीम का ओनरशिप आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के पास है, जबकि अहमदाबाद टीम का स्वामित्व किसके पास है? सीवीसी कैपिटल्स पार्टनर्स के पास। तो सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के पास कहाँ का है? ये जो नाम दिया गया है, ये इनका नाम जो दिया गया है, ये अहमदाबाद के लिए दिया गया है, लखनऊ के लिए आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार ए है विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव या डी अभी अहमद अली। तो मारिया रेसा एवं दिमित्री मुरातोव इसका सही उत्तर है। इन्हें ही शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है, मारिया रेसा एवं दिमित्री मुरातोव को। अब देखते हैं दोस्तों, 8 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021 में ये पुरस्कार फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातोव को प्रदान किया गया था। तो देखिए, ये जो मारिया रेसा ये कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं, पत्रकार हैं, और दिमित्री मुरातोव कहाँ की हैं? रसिया की हैं। इन दोनों पत्रकारों को अपने अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। विदित है कि विगत वर्ष यह पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था, यानी जो 2020 का कार्यक्रम था वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था, लेकिन 2021 का जो है वो मारिया रेसा एवं दिमित्री मुरातोव को दिया गया है 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों, कौन से कथन सही नहीं है ये बताना है। तो अब देखिए, इसकी शुरुआत पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई, ये तो बात सही है।
हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही शुरुआत की गई है। दूसरा है, इसका उद्देश्य उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। ये भी बात दोस्तों सही है, लेकिन बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं। दोस्तों अगर पूछता कि कौन से सही हैं तो 1 और 2 दोनों सही हो जाता, यानी ऑप्शन सी हो जाता। लेकिन पूछा कौन से सही नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है जो सही नहीं हो। तो ना तो 1 सही नहीं है, ना तो 2 सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए, जो आपका दूसरा इसमें कथन लिखा गया है कि ऐसे बच्चों की देखभाल करना जो कोविड-19 के दौरान अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो योजना है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए। ऐसे बच्चों को जो 18 साल की आयु तक, ठीक है, मासिक वृत्ति तथा 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10 लाख रुपए देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ न कुछ इनको मासिक मिलेगा 18 साल की आयु तक जब तक नहीं हो जाते, और 23 साल की आयु पूरी हो जाएगी तो 10 लाख रुपए इनको दे करके इनको कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ पूंजी दी जाएगी 10 लाख रुपए की। तो ये बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। रेला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सेला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो सेला सुरंग है ये कितना किलोमीटर है? 317 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। अरुणाचल प्रदेश के कमुंग जिले में स्थित है। ठीक है, यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कमुंग और पूर्वी कमुंग और तवांग जिलों को देश के हिस्से से जोड़ता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के मुख्य भाग का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के कमुंग में है, जो पश्चिमी कमुंग, पूर्वी कमुंग, तवांग जिलों को देश के अन्य सभी भागों से जोड़ता है। तो यह सेला सुरंग, ठीक है, हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शुभारंभ किया है, इसके मुख्य भाग का शुभारंभ किया है। अगला है प्रश्न दोस्तों, दालचीनी का संगठित कृषि प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, केरल या तमिलनाडु। तो दालचीनी जो कि मसाले का नाम है, इसकी संगठित कृषि प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों, यह है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हाल ही में CSIR हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित कृषि प्रारंभ की गई है। दालचीनी है क्या? एक सदाबहार झाड़ीदार वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम सिनामोमम वेरम है। इसकी छाल और पत्तियों में मीठी मसालेदार सुगंध होती है। इस वृक्ष का मुख्य भाग इसकी छाल होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। आप जानते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये पेज ये ख़त्म हो गया पेज, लेकिन 49 क्वेश्चंस हो गए हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन कम से कम। अब आपका लगभग 1 घंटा 50 मिनट हुआ है, तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो आप ले ही लीजिए। 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न, और इसको जो है 50-50 प्रश्न करके हम इसको हल करेंगे, फिर भी 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM गति शक्ति योजना, ठीक है, और बताना है कि कौन से कथन सही हैं। अब देखिए ध्यान से पढ़िए। पहला, इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो ये बात सही है दोस्तों, पहला तो बिल्कुल सही। दूसरा है,
इस योजना के जरिए 150 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों ये कितने का वित्तीय आवंटन किया जाएगा, ये बजट की बात है। अगर आपने बजट पढ़ा होगा या इस योजना को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 100 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा, ना कि 150। तो 100 लाख करोड़ का आयोजन किया जाएगा। इसलिए कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। पूछा कौन से कथन सही हैं, तो केवल 1 सही है। ठीक, अब देखिए जो पीएम गति शक्ति योजना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। देखिए 13 अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हेतु पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए इस परियोजना के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत भविष्य में आर्थिक गलियारों का भी निर्माण किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन वाणिज्य मंत्रालय के रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये है दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। और एक बात और दोस्तों, निराश मत होइए, अगर आपका ज़्यादा समय लग रहा है तो ज़्यादा समय आने वाले प्रश्नों में बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों शुरुआत के जो लगभग 45 प्रश्न थे, 40 प्रश्न वो हिस्ट्री के थे और हिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन अब देखिए इकोनॉमी में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ती। कुछ ही प्रश्न होते हैं, क्योंकि फैक्ट पे आधारित प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे कोई तर्क ही नहीं बनता कि ज़्यादा उस पर डिस्कशन किया जाए। तो आने वाले प्रश्नों में दोस्तों इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शुरुआत के थोड़ा मतलब कि ऐसे प्रश्न जिस पे थोड़ी सी चर्चा की जाए, थोड़ी सी स्टोरी बताई जाए, तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें समय लगा, लेकिन इस समय का भरपूर आपने आनंद भी लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर अपने अगले 50 प्रश्नों को लेकर के, या संभव होगा तो उससे अधिक प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कितना मेहनत लगता है इसको बनाने में। अगर आपको लग रहा होगा कि मेहनत लग रहा है इसको पढ़ने में, सुनने में, तो सोचिए बनाने में कितना एफर्ट लगता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई आपका सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।